नमस्ते, वेलकम टू मूड्स ऑफ भारत। बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं अबाउट औरंगजेब। बहुत सारे लोग औरंगजेब को व्हाइट वॉश करना चाह रहे हैं। कई सारे नैरेटिव्स चलाए जा रहे हैं कि औरंगजेब ने जितने मंदिर डिस्ट्रक्ट करे उससे ज्यादा मंदिर बनाए थे। लाइक सीरियसली, वो ऐसा क्यों करेगा? ही केम ऑल द वे, हिज एंसेस्टर्स केम ऑल द वे टू डिस्ट्रॉय भारत, टू डिस्ट्रॉय द मूर्ति पूजक्स। तो फिर वो मंदिर बनाएगा क्यों? डिस्ट्रक्ट ही करेगा ना। लेकिन बहुत सारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि औरंगजेब ने बहुत कुछ किया था हिंदुओं के लिए। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो इन सारे मिथ्स को ब्रेक करेगा। वी विल गेट इनटू अ कॉन्वर्सेशन विद सौरभ लोहगांवकर जी, जिन्होंने बुक लिखी है औरंगजेब, वाइट वॉशिंग टायरेंट, डिस्टॉर्टिंग नैरेटिव। जितनी भी झूठी बातें हमें हिस्ट्री में औरंगजेब के बारे में बताई गई हैं, उन सब की सच्चाई इस पॉडकास्ट में है। लेट्स गेट इनटू अ कॉन्वर्सेशन विद सौरभ लोहगांवकर जी। नमस्ते, वेलकम टू मूड्स ऑफ भारत। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट एंड मुझे लग रहा है बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है बिकॉज ये जो बुक आपने लिखी है औरंगजेब, बहुत सारे मिथ्स चल रहे हैं बाय सम पीपल जो औरंगजेब को वाइट वॉश करना चाहते हैं। और आई थिंक आपकी बुक का नाम बिल्कुल सही है, वाइट वॉशिंग द टायरेंट। सबसे पहले आई वांट टू नो कि हिस्ट्री की तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे आया एंड हाउ डिड यू एंड अप बिकमिंग अ हिस्टोरियन? हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट वैसे तो बचपन से ही था, लेकिन वैसे सोचा नहीं था कि मैं एक प्रॉपर बुक इसके बारे में लिखूंगा। तो जब आई थिंक अराउंड 5 साल पहले मैंने औरंगजेब के बारे में कुछ कहानियाँ पढ़ी जो काफ़ी वेस्टर्न हिस्टोरियंस है और कुछ इंडियन हिस्टोरियंस भी है, तो मैंने सोचा कि इसको काउंटर करना ज़रूरी है, इस नैरेटिव को। तो उसके बाद जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए प्लान किया, तो पहले तो मेरे पास इतना मटेरियल हो गया कि मैं शायद एक इसके ऊपर ब्लॉग लिख सकूं। बट फिर मैंने सोचा कि ब्लॉग लिखने से अच्छा है कि अगर इसको एक मैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके लोगों के सामने पहुंचाऊं, तो जो नैरेटिव आज चल रहा है या चलाने की कोशिश की जा रही है उसको बस्ट किया जा सके। राइट। सो जो नैरेटिव की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली जो मैंने सुना है जो चल रहा है, इट इज़ अबाउट कि जितने औरंगजेब ने मंदिर तोड़े थे उससे ज़्यादा मंदिर बनाए हैं। औरंगजेब के दरबार में बहुत सारे हिंदूज थे, विच मतलब ये सुनने में ही बहुत अजीब सी चीज़ें लगती है। सो व्हाट इज़ योर रिसर्च अबाउट इट? व्हाट फैक्ट्स डू यू हैव? जी, उसमें काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स हैं बात करने के लिए। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं कि औरंगज़ेब के जो दरबार है, एक मिथ इसमें काफ़ी प्रचलित है कि औरंगज़ेब के दरबार में कुछ 29% हिंदू नोबल्स थे वगैरह। लेकिन जिस डेटा के ऊपर ये मिथ बनाया गया है, अगर आप उसको क्लोजली फॉलो करें तो उसमें भी काफ़ी सारे लूपहोल्स हैं। जैसे ये डेटा बनाया गया है, एम अथर अली ने एक प्रबंध लिखा था इन 1960s मुगल नोबिलिटी के ऊपर। तो अगर आप उसमें डीप डाइव करेंगे तो वो डेटा सिर्फ आपको ये दिखाता है कि उसके जो सैनिक मतलब जो अभियान चलते हैं मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, उसके लिए जो हिंदू नोबल्स है उसका परसेंटेज अलग चीज़ है। लेकिन जो रियल बात होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, दरबार में जो है, जहाँ पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, कोई पॉलिसीज आपको अगर रन थ्रू करना हो, तो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रास्प होनी चाहिए। अगर वहाँ पे अगर आप देखोगे तो हिंदुओं की परसेंटेज इट इज़ इवन लेस देन 1%। तो जो मैंने स्टडी की है उसमें से अगर आप देखोगे तो टोटल 170 के आसपास नोबल्स के नाम निकल आते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव में थे, और उसमें हिंदू सिर्फ एक ही था। तो फिर तो पूरी बात ही एकदम झूठ हो गई, राइट? ओके। और उसमें से भी मतलब हैरान करने वाली बात यह है कि मोर देन 65% वॉज नोबिलिटी वॉज ऑफ पर्शियन ओरिजिन। और इंडियन हिंदू या मुस्लिम हो, उसका टोटल परसेंटेज इट मे नॉट बी मोर देन 5%। सो इंडियन मुस्लिम अगर आप कहेंगे तो जो कन्वर्ट कर लिए गए थे बाय औरंगजेब या उसके पहले के लोग? हाँ, मतलब दोनों है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया एंड देन कन्वर्टेड अगर फोर्सफुली हो तो भी, लेकिन इट डजंट गो बियॉन्ड 5%। ओके। तो ये फोर्सफुल कन्वर्जन वाली जो चीज़ है, व्हाट इज़ द ट्रूथ कि औरंगजेब ने एग्जैक्टली, बिकॉज मुझे ये पता है कि औरंगजेब ने बहुत सारे हिंदुओं को मारा था, राइट? और फिर दूसरा ऑप्शन ये होता था कि आप कन्वर्ट हो जाओ। तो ये कन्वर्जन वाली चीज़ औरंगजेब के टाइम में क्या थी? यहाँ पे एक जो बात चलती है कि जैसे आप
एक आदमी की अगर डेथ हो तो उसके ऊपर डिस्कशन होती है काफ़ी कि वो कैसे मरा, क्या हुआ। लेकिन आप अगर बोलो कि 1 लाख मरे तो वो एक स्टैटिस्टिक्स बन जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वो अगर सपोज 1 लाख ना हो, अगर 95,000 निकले तो तुरंत उसमें से फैक्ट चेक करने वाले आ जाते हैं कि 1 लाख नहीं मरे, 95,000 मरे, तो ये बात गलत है। तो उस नंबर के पीछे लगना एक ठीक है, अलग चीज़ है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली ये देखनी चाहिए कि उस वक्त में हुआ क्या था। राइट राइट। तो जैसे अगर हम बात करेंगे तो कन्वर्जन के लिए भी काफ़ी सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ओके। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर एक रियासत है जहाँ पे एक राजा के 2 बेटे हैं, तो अगर उन दोनों में कंपटीशन चल रहा है और एक अगर औरंगजेब के पास जाकर ये कहता है कि मैं कन्वर्ट हो जाता हूँ, मुझे ये राज मिलना चाहिए, तो ये रिक्वेस्ट ग्रांट हो सकती थी। मैंने कम से कम इस किताब में 9 एग्जाम्पल्स ऐसे दिए हैं जहाँ पे जो माइनर राजा या संस्थानिक जिसे कहा जाता है, उसके बेटे या उसके जो रिलेटिव्स हैं, वो अगर ये कहे कि मैं आई एम विलिंग टू कन्वर्ट, तो ये हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल है बीकानेर के, कि जैसे राव गोपाल चंद्रावत है जो रामपुरा, आज ये जगह मध्य प्रदेश में है, एक छोटा सा संस्थान था, फीफ था आई थिंक औरंगजेब के अंडर। ओके। तो उसके दादा परदादा सब मुगलों की सेवा में ही थे, और ये जो है राव गोपाल चंद्रावत, ये उस समय मराठों के अगेंस्ट जो कैंपेन चल रहा है वहाँ पे वो तैनात है। उसका बेटा जो है वो उसके फीफ में ये देख रहा है कि डे टू डे ऑपरेशंस उसके फीफ के। उसके बाद ये होता है कि उसके बेटे का नाम रतन सिंह है, जो वहाँ के जो लोकल गवर्नर है मुख्तार खान, उसके पास जाके ये कहता है कि अगर मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो जाऊँगा तो क्या मुझे ये सारा फीफ मिलेगा। मेरे पिताजी के जिंदा रहते हुए ये सारी बातें चल रही है। औरंगजेब ने उसका कन्वर्जन अप्रूव कर दिया एंड इमीडिएटली उसका नाम बदल के राजा इस्लाम खान वो हो गया, रामपुर का नाम बदल के इस्लामपुर हो गया, एंड गोपाल सिंह एक बेगर हो गया, एक रातों रात, जो कल तक राजा था। तो ये दिस वाज द लेवल ऑफ कन्वर्जन एंड दैट इज हाउ कन्वर्जन्स हैपन। यस, ओह माय मतलब इससे भी अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो बख्त बुलंद का है कि जो कन्वर्जन जिसका हो चुका है, लेकिन उसने कंडीशन रखी थी कि हमारे जो विवाह है वो हिंदू तरीके से होगा। वो डेफिनेटली औरंगजेब को पसंद नहीं आया। राइट। तो उसका जो नेबरिंग रियासत है चंद्रपुर, वहाँ का जो प्रिंस है उसने शर्त रखी कि अगर मुझे ये रियासत मिल जाए देवगढ़ की, जहाँ पे बख्त बुलंद अभी है, तो मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा। और ये भी अप्रूव हो गया 1700 में। बख्त बुलंद की जगह पे जो उसका कॉम्पिटिटर है, तो बेसिकली जो छोटी छोटी रियासतें थी वो इस तरह से कन्वर्ट हुई, और ऑब्वियसली अगर एक बार राजा उनका जो हेड है मुखिया वो कन्वर्ट हो गया तो नीचे की प्रजा भी धीरे धीरे कन्वर्ट होगी, क्योंकि वो फिर रिलीजन राजा का रिलीजन हो गया। यस, उसका अल्टीमेटली एम यही था कि अगर देखिए पैन इंडिया अगर वो कन्वर्जन अगर करना चाहता है तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो उस समय के जो सत्ता केंद्र हैं उनको अपने साथ कर लिया जाए। अगर वो हमारी मतलब उसकी तरह सोचने लगे तो वो उसके ऑर्डर बिना कुछ चैलेंज के इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। बेसिकली जो कंट्रीज स्टेट डिक्लेयर्ड रिलीजन फॉलो करती है वो यही तो होता है ना, और Yes. आई थिंक अपने शास्त्र भी यही कहते हैं कि राजा का जो धर्म होता है वही प्रजा का धर्म होता तो ये जब ऑल्दो सनातन धर्म इज नॉट अ रिलीजन, मजहब नहीं है, बट स्टिल अब जो कंट्रीज इस्लाम फॉलो करती है वो फिर पूरे में कन्वर्जन ही होता है, जो पाकिस्तान के साथ हुआ। यस, जब पार्टीशन हुआ तब कितने हिंदूस थे, आज तो कुछ भी नहीं बचा है वहाँ पे। बिल्कुल यही चीज हुई है। राइट। और एक इसी में जो चीज थी जजिया टैक्स, वो भी कन्वर्जन से रिलेटेड था, आपने मुझे बोला था एक बार। यस, जजिया टैक्स नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैं जजिया कहूँगा ना, मतलब एक पिछले हफ्ते की बात है कि मैंने एक पोस्ट डाली थी, इस 2 अप्रैल, मतलब अगर अपने कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर में देखने जाए तो 2 अप्रैल 1679 को जजिया टैक्स औरंगजेब ने लागू किया, जो अकबर ने अबॉलिश कर दिया था। मतलब लगभग एक आप मान लीजिए एक 80 साल के बाद, 80 या 100 साल के बाद जजिया वापस इंट्रोड्यूस हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। मतलब अकबर के टाइम था, उसने हटाया और फिर वापस औरंगजेब ने लगाया। यस, ओके। तो लोग कहते हैं कि इतना क्यों रोते हो कि जजिया तो एज अ टैक्स ही है ना,
लेकिन अगर आप जजिया के जो क्लॉजेस हैं वो देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जजिया एक्चुअली है क्या। ओके। मतलब जजिया अगर जैसे नॉर्मली कोई ये होता है कि कोई भी टैक्स होता है तो जो गरीब वर्ग है, जो मिडिल क्लास है और जो अपर क्लास है, उसकी लिमिट्स अलग अलग होती हैं। राइट। जो गरीब होता है उसके ऊपर टैक्सेशन जो होता है वो कम होता है, जो रिच होता है उसके ऊपर टैक्सेशन हमेशा ज़्यादा होता है। राइट। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है अच्छा। जी। मतलब अगर आप देखने जाओ तो 6% to 7% टैक्सेशन रेट है एक गरीब के लिए और 2.5% टैक्स है एक अमीर वर्ग के लिए। ओह माय गॉड, और इसका क्या रीजन है? इसका एक रीज़न ये भी है कि एक प्रकार का टॉर्चर है आपके लिए कि अगर आपकी मान लीजिए कि अगर आपकी ईयरली सैलरी जो है उस समय की 52 रुपये के आसपास है, तो उसमें से 6% अगर आप देते हो राजा को, और बाकी टैक्सेस ऐसे नहीं कि बाकी सारे टैक्सेस उसमें माफ़ है, वो सारे देने के बाद भी आपको जजिया देना है। तो जदुना सरकार जी जिन्होंने औरंगजेब के ऊपर 5 वॉल्यूम्स लिखे हैं उसकी जीवनी के, उन्होंने ये कैलकुलेट किया था कि एक आम आदमी पूरे 1 साल का उसका जो फूड है उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू मुगल सरकार को इसके लिए देता है ताकि वो हिंदू रिलीजन अपना फॉलो कर सके। अच्छा, तो बेसिकली जजिया वाज कि आप हिंदू रिलीजन फॉलो कर सको, इसलिए आपको टैक्स। यस, ओह माय। इट इज़ कॉल्ड अ कॉम्पेंसेशन। लेकिन उसमें भी एक काफ़ी डिवियस आर्ग्यूमेंट है कि जजिया जो भरते हैं उन्हें ये कहा जाता है कि आपके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट चला रहे हो तो एज इट इज़ आपको प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तो लेनी ही है ना। तो आपको ये कहा गया है कि अगर आपको हथियार मतलब शस्त्र करके मतलब सेना में भर्ती नहीं होना है, लेकिन आप उस वक्त की बात कर रहे हो जहाँ पे सरकारें बनती और बिगड़ती थी तलवार के दम पे। करेक्ट। तो अगर आप एक पॉपुलेशन के एक बड़े वर्ग को ये कहो कि आपको सेना में ना भर्ती नहीं होना है, तो धीरे धीरे तो आप ये उसका जो आर्म रेजिस्टेंस का पॉसिबिलिटी है वो आप कंप्लीटली खत्म कर रहे हो। करेक्ट। आई थिंक ऐसा ही तो ये नॉन वायलेंट सिखा के हिंदुओं के साथ भी किया गया कि आप एक नॉन वायलेंट कंट्री, नॉन वायलेंट वो लोग हैं। हाँ, ये समवेयर ही था, ये सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट तरीके से उन्होंने हमारे दिमाग के साथ ये तो खेला। सही आपकी बात सही है, लेकिन उसमें फिर वो अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, नहीं हम जजिया पे ही चलते हैं अभी। सो ऑल्सो आपने एक चीज मुझे बताई थी कि जजिया वाज द वे इट वाज इम्प्लीमेंटेड बहुत ही ह्यूमिलेटिंग था, एक चीज थी इसमें। व्हाट वाज, हाउ इज दैट? सी उसमें कैसा होता है कि जजिया के एक प्रोस्क्राइब एक नियम होते हैं कि अगर ये सारे स्टेप्स आप फॉलो ना करो तो आपका लिया गया जो जजिया है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे ये है कि अगर आप कितने भी अमीर आदमी हो, आप नॉर्मली अगर पालकी में जाते हो या हाथी पे जाते हो, लेकिन अगर आप जजिया देने अगर आपको जाना है तो आपको चल के ही जाना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है। फिर एक शहर के बीचों बीच चौराहा होगा जहाँ पे जजिया वसूल करने वाला काजी बैठा होगा। और नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो हिंदू संस्कृति है जहाँ पे देने वाले का हाथ ऊपर होता है, राइट। लेने वाले का हाथ नीचे होता है। राइट। तो ये उसमें मतलब बराबर नहीं है, उनको नहीं लगा। तो उन्होंने क्या कहा कि जो जजिया देने वाला है वो अपने हाथ ऐसे रखेगा अच्छा। और जो काजी है वो यहाँ से एक एक कॉइन उठा लेगा ताकि ऐसा ना लगे कि मैं सुपीरियर हूँ देने वाला। कितनी डिटेलिंग है ये, और कहीं कुछ इसके बारे में बातें नहीं की और जाती है। उसमें भी काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं कि जैसे जो मुगल सेना में काम करते हैं उनको जजिया नहीं भरना पड़ता था वगैरह। लेकिन अगर आप देखोगे तो औरंगजेब ने आर्मी के लिए भी जजिया कलेक्ट करने वाले जो दरोगा है उनको अपॉइंट करके रखा है। तो अगर आर्मी में अगर आप जजिया लेते नहीं हो तो फिर उनको क्यों अपॉइंट करके रखा है? ये सिंपल सी बात है। मतलब Correct. मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो मराठों से कुछ जो नोबल है वो जाके औरंगजेब को मिले, राइट। तो उनका हैरेसमेंट इसके लिए होने लगी क्योंकि वो जो जजिया कलेक्ट करने वाला आदमी है वो उनसे जजिया मांगने लगा। तो उन्होंने औरंगजेब को पिटिशन लगाई कि नहीं, हम आपकी सेवा में है तो मुझे जजिया कैसे मैं भर सकता हूँ। फिर औरंगजेब को जाके खुद इंटरवेन करना पड़ा वहाँ पे कि ये जो है उनसे 2 साल जजिया वसूल मत करना, लेकिन आगे क्या करना है वो उसने नहीं बताया। शायद उसको भी पता नहीं होगा कि ये 2 साल मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा। दिस रिमाइंड्स मी, आपने एक और चीज मुझे बताई थी बिफोर वी स्टार्टेड दिस शूट, लुटेरे।
ये एक वर्ड जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली औरंगजेब के सारे डॉक्यूमेंट्स में यूज में लिया गया था। ये क्या था? बिकॉज आपने मुझे बोला था बहुत ही सरप्राइजिंग स्टोरी थी इसकी। ये अगर देखने जाओ तो बड़ी अजीब सी कहानी है, और इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल निगेशनिज्म का भी पार्ट है। मैं आपको एक टर्म, ये है हिस्टोरिकल निगेशनिज्म, जहाँ पे ये होता है कि आप रिकॉर्ड जो होते हैं वो डिलिबरेटली मिस इंटरप्रेट करते हैं। उसमें कई सारे प्रकार होते हैं कि डेटा जो है वो आप कुछ डेटा पॉइंट्स निकाल के कुछ अलग तरीके से सामने वाले को प्रेजेंट करो, या जो ट्रांसलेशन होता है उसमें आप कुछ चीज़ें ओमिट करो या डिलिबरेटली मिस ट्रांसलेट करो, तो उसे हिस्टोरिकल निगेशनिज्म के एक अंग माना जाता है। ओके। तो उससे क्या होता है कि जो पिक्चर हम एक्यूरेटली दिखाना चाहते हैं उसमें कई सारे लूपहोल्स रह जाते हैं, ओके। या उसका डेलिबरेट मिस इंटरप्रिटेशन होता है सोर्सेस का। तो जब मैं इस पुस्तक के लिए रिसर्च कर रहा था, वहाँ पे मैंने कई सारे ऐसे अखबार का अगर मतलब होता है, इट इज़ अ प्लूरल ऑफ खबर। ओके। तो जैसे आप सोच लीजिए कि अगर मैं दिन के सारी घटना एक साथ लिख रहा हूँ कि आज के दिन क्या क्या हुआ, मेरे दरबार में ये हुआ, यहाँ से लेटर आया, वहाँ से कुछ न्यूज़ आई, तो एक दिन का एक अखबार बनता था जो लाइक अ समरी ऑफ डे। राइट। तो उसमें कई सारे अखबार है, जैसे कि 15,000 लुटेरे एक पर्टिकुलर नदी के किनारे उनका कैंप है जो यहाँ से 5 मील की दूरी पर है, जो औरंगजेब का कैंप है वहाँ से। फिर मुगल सैनिकों ने एक फोर्ट पे हमला किया, तो फोर्ट पे भी लुटेरे हैं, तो वहाँ से उन्होंने तोपें चलाई, तो हमारे इतने जो सूरमा थे वो शहीद हो गए। तो मैं सोचने लगा कि लुटेरे ऐसा क्यों करेंगे, लुटेरे का काम है भाई लूटो और निकल जाओ। तो ये कौन से लुटेरे हैं कि जो 15,000 की तादाद में है, राइट। वो फोर्ट्स में है। तो औरंगजेब ने एक ऑर्डर निकाली है इन ईयर 1700। ओके। और ईयर 1700 बहुत क्रुशियल ईयर है। अगर आप देखोगे तो औरंगजेब उतरा, जो दक्षिण में उतरा, उनकी मराठों के साथ जो लड़ाई शुरू हुई वो हुई अराउंड 1681 के आसपास। अच्छा। ठीक है। फिर बीजापुर हो गया कैंपेन, आदिल शाही खत्म हो गई 1686, कुतुब शाही खत्म हो गई 1687। तो अब बचे दक्षिण में जो मेन पावर बची है वो है मराठास। ओके। उसके बाद 1689 में छत्रपति संभाजी की हत्या हुई। उसके बाद उसके भाई उनके भाई जो थे राजा राम महाराज, वो छत्रपति बने, मराठों के तीसरे छत्रपति बने। उसके बाद जंग जारी रही और उनका देहांत हुआ है अप्रैल 1700 में। ओके। तो उसके बाद औरंगजेब को लगा कि जो छत्रपति राजाराम महाराज है उनका देहांत हो चुका है, उनका बेटा जो है वो लगभग 4 साल का है, तो इतना यंग बेटा है, उनकी विडो है महारानी ताराबाई, तो अब ये जंग लड़ेंगे कैसे लड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि हम लोग रिकॉर्ड करना अभी से शुरू करेंगे ताकि आगे जो आर्काइव्स होंगे वो मैं जैसे लिखूंगा वैसे ही लिखे जाएंगे। तो उन्होंने एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाला कि आज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मराठों को कहीं भी ये नहीं लिखा जाए कि ऑर्डर में कि ये मराठों ने किया है, उसके जगह पे सिर्फ वर्ड यूज होना चाहिए दुजदार। ये पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है लुटेरे। तो लुटेरे वर्ड मराठों के लिए यूज में लिया गया था जी। तो उसमें लेकिन ये ट्रांसलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी कोई टेक्स्ट ये ट्रांसलेट करता है उसको ये समझना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कि अगर एक फाइटर पायलट है, उनकी अलग लैंग्वेज होती है, तो जैसे एक फाइटर पायलट आपको बताते बताते तो ये कह जाएगा कि एनिमी है 10 o'clock, लेकिन जब आप उसका ट्रांसलेशन करने बैठ जाओ तो आप ये नहीं कह सकते ना कि दुश्मन 10 बजे आ रहा है। राइट। आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो दुश्मन का हवाई जहाज है वो एक पर्टिकुलर एंगल से आ रहा है, लेकिन उसमें भी वो दुश्मन नहीं होता, वो बैंडिट होता है कि बैंडिट एट 10 o'clock। तो उसमें भी आप ये लिखने जाएंगे कि लुटेरे 10 बजे आ रहे हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। जो ट्रांसलेट करने वाला है उसे ये प्रॉपरली सोच के लिखना पड़ेगा कि ये दुश्मन के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। तो इसका रिपरकशन कहाँ कहाँ पे चला गया, क्योंकि जिसने सिर्फ टेक्स्ट ट्रांसलेट किया होगा उसने दुजदान का डायरेक्ट मीनिंग जो है वो है लुटेरा, उसको ट्रांसलेट किया होगा। तो जिन्होंने ये सारे अखबार रिफर किए हैं तो उनको तो वही लगेगा ना कि कितनी अनारकी है इस देश में, कि जहाँ कोई कोना सुरक्षित नहीं है, जहाँ पे भी आओ मतलब मुगल कॉन्वॉय जा रहा है उसको भी लुटेरे लूट रहे हैं, उसके ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, कैंप के ऊपर भी लुटेरे अटैक कर रहे हैं, फोर्ट के ऊपर भी लुटेरे हैं।
तो एक वर्ड जो होता है उसको बराबर ना ट्रांसलेट करने की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। 1705 में औरंगजेब का बेटा आजम ये गुजरात का गवर्नर है। ओके। तो एक कहानी मैंने ये रिसर्च करते वक्त मैंने देखी कि सूरत के आसपास कुछ व्यापारियों ने को लूटा गया। तो उन्होंने औरंगजेब को चिट्ठी लिखी कि हमने तो आजम जो है गुजरात के गवर्नर उनसे मदद मांगी, लेकिन उन्होंने हमें हेल्प नहीं की। तो औरंगजेब ने उसकी जो जागीर थी या उसका जो रैंक था मुगल सेना में, उसको कम करके उसको डिमोट कर दिया कि ये चोरों से हमारी रक्षा नहीं कर सका। लेकिन असल कहानी अगर देखने जाओ तो ये 1705 का मराठा कैंपेन है जो गुजरात में हुआ था। तो जो सूरत तो उनका की फाइनेंशियल सेंटर है, और मराठे जो थे वो उनका फाइनेंशियल मतलब मुगल अगर सेना को लड़ना भी है तो उसके फाइनेंशियल मैन मनी मटेरियल जो रिक्वायर्ड है एक जंग करने के लिए उसको चोक करना है, तो आपको उसका जो फाइनेंशियल फ्लो है वो बंद करना पड़ेगा। तो वो कैंपेन हो 1705 में वहाँ के जो मेन व्यापारी थे उनको लूटा गया। मतलब एग्जैक्ट वर्ड लूटा नहीं कह सकते, उनको जो फाइनेंशियल जो पॉइंट है उसको चोक करने के लिए ये किया गया है। लेकिन इसका रिपरकशन ये हुआ कि लोगों को लगा कि ये आम लुटेरे हैं जिसकी वजह से आजम को डिमोट किया गया है। जबकि आजम को डिमोट इसलिए किया गया क्योंकि वो लड़ाई नहीं है मराठों से। ओके ओके। मराठास बेसिकली उस पर हावी मतलब पावरफुल ज्यादा हो गया और वो नहीं लड़ा। दैट इज तो एक्चुअली वो कॉवर्डाइस है औरंगजेब के नज़र में। लेकिन कहानी ये गढ़ी गई कि चोरों को ये ना करने की वजह से पिनलाइज ना करने की वजह से उसको ये डिमोशन दिया गया है। डू यू थिंक कि पर्पसली किया था? क्योंकि अब तो यही सब सामने आ रहा है कि कैसे हमारी हिस्ट्री को बदला गया, सच को एकदम मैनिपुलेट किया गया। तो डू यू थिंक कि जो आपने बात बोली ट्रांसलेटर्स, आम आदमी भी इतना तो मतलब जागरूक होता है, ट्रांसलेटर अगर कर रहा है तो हो सकता है ना कि वो जानबूझ के कर रहा है। डू यू थिंक ऐसा है कि जानबूझ के डिस्टॉर्ट किया गया? पॉसिबिलिटी ना मतलब इसे ना कहना थोड़ा मुश्किल है। मतलब हाँ है। ठीक है, ओके। सो जो वाइडर क्वेश्चन था हमारा कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े उससे ज़्यादा बनाए, लेट्स टॉक अबाउट दैट कि एक्चुअली क्या था। क्योंकि आपने ये तो बता ही दिया कि उसकी जो दरबार था उसमें एक हिंदू था खाली, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल नलीफाई हो जाता है। वो अगर मंदिर बना रहा है तो किसके लिए बना रहा है? उसके दरबार में तो कोई है नहीं जो इस चीज़ को सपोर्ट करे। सो ये क्या कहानी है पूरी? देखिए इसमें कई सारे पहलू हैं। मतलब जब मेरी रिसर्च चल रही थी तो उसमें 3 डिस्टिंक्ट फेजेस निकलते हैं। एक जो है कि औरंगजेब जब तक ये राजा नहीं बना था तो उसका जब जो प्रिंस है युवा फेज है उसका, उसमें वो क्या करता है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो युवा एक होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है, राइट आगे चल के उसका बिहेवियर लगभग वही होने वाला है। राइट। तो औरंगजेब जब यहाँ दक्षिण में पोस्टेड था, औरंगाबाद उसका जो सिटी है वो उसके नाम पे ही अपना नाम उसने दिया है। तो वहाँ उसके नज़दीक एक शिव मंदिर है, वो उसने तोड़ा 1657 में। ओके। उससे पहले भी वो गुजरात में पोस्टेड था। तो वहाँ का जो सबसे प्राइम मंदिर है चिंतामणि मंदिर, वो भी उसने तोड़ा। तो उसकी वजह से उसको वहाँ से हटाया भी गया है। और उसका रीज़न अलग है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जो मंदिर जिसने बनाया था वो मुगल फाइनेंसर था, तो उसकी पहुँच काफ़ी ऊपर तक थी। तो उसको वहाँ से हटाया गया ये मंदिर तोड़ने के लिए, और वो मंदिर रिस्टोर किया गया बाद में। लेकिन जैसे ही वो सत्ता अपने आप में संभालता है, सबसे पहले वही मंदिर तोड़ता है। ऑब्वियसली ना, उसने तोड़ा था, ऐसे कैसे वापस बना लिया भाई? ओके। तो उसमें फर्स्ट फेज जो होता है कि जब या तो वो प्रिंस है या तो उसने अभी अभी अपने हाथ में सत्ता की बागडोर संभाली है। तो गुजरात के कई मंदिर जो है वो 1658-59 के समय जब ये शाहजहां के चारों बेटों में युद्ध चल रहा था और ये लगभग कंफर्म हो चुका है कि अब औरंगजेब राजा नेक्स्ट किंग बनने वाला है, तो उस असेंशन की जो वक्त है वो काफ़ी सारे मंदिर वहीं पे तोड़े गए हैं। अच्छा। ये इसलिए पता चलता है क्योंकि 1665 में एक डॉक्यूमेंट है जो ये कहता है कि कई सारे मंदिरों का रिपेयर का काम चल रहा है। अच्छा। तो वहाँ के जो लोकल गवर्नर है उसको कंप्लेंट की गई
कि ये जो मंदिर पहले तोड़े गए हैं, इनका रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो उसको तुरंत रुकवाइए, और अगर जो मंदिर वापस खड़े हुए हैं उनको डिमोलिश किया जाए। ओके, ये 1665 की घटना है। राइट। लोगों को ये लगता है कि जैसे सेकंड फेज जो शुरू होता है वो 1669 के बाद शुरू होता है, ओके, जहाँ पे वो इनफेमस ऑर्डर आती है कि बनारस, मुल्तान, थत्ता के मंदिरों को तोड़ा जाए। तो लोग उसको जस्टिफाई करने लगते हैं। ये सरप्राइजिंग है कि अरे औरंगजेब ने 1658 में सत्ता अपने हाथ में संभाली, लेकिन मंदिर तोड़ना उसने 1669 से चालू किया। 10 साल उसने कोई नहीं तोड़ा, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मली किसी को पता नहीं होती, लेकिन रिसर्च के बाद ही ये पता चला है राइट। कि 1658-59 में सबसे पहला दौर शुरू हुआ। 1665 तक गुजरात के काफ़ी सारे मंदिर तोड़े गए, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी है। ओके, ओके, फिर 1669 में सबसे इंडस्ट्रियल लेवल का डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। ओके, तो मैं एक ऑर्डर कोट करना चाहूँगा, जिसे नॉर्मली हम लोग जनरल ऑर्डर फॉर टेम्पल डिस्ट्रक्शन कहते हैं, और ये मासीर आलमगीरी में कोट है कि इन 1669 द किंग, मतलब औरंगजेब, लर्न दैट इन थत्ता, मुल्तान एंड स्पेशली एट बनारस, Brahmin misbelievers used to teach their false books at their established schools. तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो हिंदू भी है, मुस्लिम भी उसमें जा रहे हैं। ओके, तो इन मिसगाइडेड जो मैन है, उसके हिसाब से उनको सही रास्ते पे लाना है, तो इनका टूटना आवश्यक है। ओके, ये कोटेड है इन मासीर आलमगीरी। तो ऐसा होता है कि कई सारी थियरीज यहाँ पे फ्लोट हो रही हैं कि मंदिरों को क्यों तोड़ा गया। जैसे एक बहुत पॉपुलर थियरी है कि टेम्पल्स की जो वेल्थ है दैट वाज द प्राइम टारगेट। लेकिन अगर टेम्पल वेल्थ ही चाहिए थी तो वो लूट कर लोग चले जाते थे। करेक्ट। टेम्पल पर्टिकुलरली डिस्ट्रक्शन करने की उसमें कोई ज़रूरत थी नहीं। फिर एक थियरी आती है जहाँ पे ये कहा जाता है कि जिन्होंने पॉलिटिकल रेजिस्टेंस किया किसी भी राजा को, आप शाहजहां लीजिए, औरंगजेब लीजिए, तो उनके ही मंदिर तोड़े गए हैं। अच्छा, ओके, तो ये कई सारी थियरीज हैं, जिसमें से ये दो प्रोमिनेंट है। ओके, लेकिन ये दोनों थियरीज जो है उसमें से जो डेटा है, जैसे आप एक पश्चिमी इतिहासकार हैं जिन्होंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की है, उन्होंने एक डेटा पॉइंट्स बनाए। ओके, तो उन्होंने टोटल 80 एग्जाम्पल्स ऐसे दिए हैं जहाँ पे मंदिरों को तोड़ा गया है। ओके, लेकिन इस डेटा में प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने इंसिडेंट्स लिए हैं, ना कि नंबर। जैसे कि मान लीजिए कि औरंगजेब का कैंपेन चल रहा है राजपूताना में, जहाँ पे चित्तौड़ के आसपास मोर देन 172 टेम्पल्स तोड़े गए हैं। माय गॉड, ओके, तो इंसिडेंट तो एक है, लेकिन नंबर ऑफ टेम्पल्स कितने हुए? 170। एग्जैक्टली, राइट, तो आप कैसे मल्टीपल करोगे इसको? करेक्ट, तो ठीक है, नंबर्स का गेम अलग चीज़ है, लेकिन डॉक्यूमेंट प्रॉपरली करना आना चाहिए। 80 इंस्टेंसेस तो है, लेकिन उसका नंबर भी हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। करेक्ट। दिस रिमाइंड्स मी ऑल्सो, जो प्रिसाइसली काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसकी पूरी क्या कहानी है? क्योंकि बहुत ही बेसलेस और बहुत ही, मुझे ऐसा कहना चाहिए, गंदी और अश्लील और भद्दी सी कहानी बनाई है इन्होंने कि मंदिरों में कुछ दुष्कर्म होते थे इसलिए उन्हें तोड़ दिया गया। इस कहानी का सिर पैर कुछ नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी भरी कहानी मैंने नहीं सुनी। सो व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग दैट हैपेंड? सी, ये जो कहानी है बिना सैर पैर की, वो एक कांग्रेस के लीडर थे पट्टाभी सीताराम मैया, उन्होंने लिखी है कि 1669 में औरंगजेब जा रहा था बंगाल कैंपेन के लिए, तो उसके साथ कई हिंदू राजा थे जो उनका पड़ाव लगा काशी में, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम वो यहाँ पे दर्शन कर लेंगे। लेकिन कोई हिंदू राजा दर्शन के लिए गया नहीं, उनकी रानियाँ सिर्फ गई। अच्छा, तो वापस आने के बाद जब काउंट हुआ कि सारी रानियाँ आई कि नहीं सब राजाओं की, तो एक रानी उसमें थी नहीं। अच्छा, तो तुरंत सैनिक भेजे गए सब जगह देखने के लिए कि ये रानी है कहाँ है। तो मंदिर में गए तो वहाँ पे बहुत एक ड्रामेटिकल बी ग्रेड जैसा मूवी होता है कि वहाँ पे आप हाथ लगाओ तो दीवार खिसक जाएगी, तहखाना नीचे होगा। तो वहाँ पे वो रानी मिली, उसके ऊपर अत्याचार हुआ था वहाँ के जो ब्राह्मण पुजारी थे उनके द्वारा। तो यहाँ पे भी एक ब्राह्मण होना ही चाहिए जो अत्याचारी हो, तो ये नैरेटिव भी ऐसे ही बनता है।
जैसे फिल्मों में हमेशा ऐसे हमेशा फिल्मों में होता है कि ठाकुर हो तो वो अत्याचारी रहेगा, गांव वालों को हमेशा लूटेगा, ब्राह्मण होगा तो कुछ ऐसे मंत्र बोलेगा और उनसे दक्षिणा लेगा, भर भर के पैसे आएंगे, करेक्ट। तो मंदिर में दुष्कर्म करेगा। तो यही नैरेटिव मतलब आज का नहीं है, वो उसी जमाने से ही चला आ रहा है। बॉलीवुड ने उसे सिर्फ कंटिन्यू किया है, ऐसा कभी कभी मुझे देख के लगता है। राइट, नहीं मुझे तो पूरी तरह से लगता है। तो हिंदू राजाओं ने अपील किया, ये जो प्लेस की सांक्षिटी है काशी विश्वनाथ मंदिर की, वो तो भंग हो गई है हमारे हिसाब से, तो जहाँ पर आप प्लीज इस मंदिर को तोड़ दीजिए। औरंगजेब ये बोल रहा है कि नहीं मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा, और हिंदू राजाओं ने उसको फोर्स किया कि नहीं आपको तो ये तोड़ना ही पड़ेगा। ओके, मुझे लगता है जिसने लिखी उसकी कल्पना तो भैया मतलब। और ये कहानी पट्टाभी सीताराम मैया के एक दोस्त ने उनको बताई, ओके जो इनको लखनऊ के एक मौलवी ने बताई। ओके उसके पास एक मैन्युस्क्रिप्ट था, तो अब वो लखनऊ का मौलवी जो था उसका नाम उन्हें पता नहीं है, जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसका नाम उसे पता नहीं है। मौलवी मर गया, मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ गया वो पता नहीं, दोस्त भी मर गया, लेकिन पट्टाभी सीताराम मैया को कहानी याद है जो उन्होंने लिखी। और यहाँ से ये सारी बेतुकी बातें मार्केट में फैलने लगी कि ये रीज़न है काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का। लेकिन मासिर आलमगीर अगर हम लोग रेफर करते हैं तो 1669 में औरंगजेब दिल्ली छोड़ के उस पर्टिकुलर पीरियड में कहीं गया ही नहीं है। अच्छा, ये रिकॉर्डेड इंस्टेंस है, क्योंकि जो दिल्ली से आगरा गया है नवंबर 1669 में, उसका भी रिकॉर्ड उसमें है ओके कि बादशाह 16 इस तारीख को दिल्ली से निकला, इस तारीख यहाँ पे उसका पड़ाव था, इस तारीख को वो आगरा पहुंचा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मथुरा का जो जाट रिबेलियन शुरू हुआ था उसको सप्रेस करने के लिए। अच्छा, तो मतलब बेसिकली जो कहानी है इसका कोई बेसिस ही नहीं है। बिल्कुल। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो सब काल्पनिक लोग हैं, तो ऑब्वियसली कहानी पूरी काल्पनिक ही है। इसमें दो चीज़ें और मुझे आपसे जाननी है। एक तो ये कि क्यों ये नैरेटिव चलाएगा, आपको क्या लगता है कि इतना सारा झूठ, इतना सारा औरंगजेब को महान बनाना और ये सारी चीज़ें क्यों करी गई है? इसका बेसिक रीज़न तो यही हो सकता है कि हम अपने पूर्वजों के ऊपर जो प्राइड फील करते हैं वो ना करें। आप किसी भी सिविलाइजेशन को ले लीजिए, अगर जैसे आप मान लीजिए क्रिकेट एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे आप मान लीजिए कि महाराजा रणजीत सिंह थे, जहाँ जिसके ऊपर रणजी ट्रॉफी ये गेम पूरी चलती है, तो उनको देख के अगली पीढ़ी सीखी होगी। फिर गावस्कर वेंगसरकर वगैरह की जो जनरेशन है उसको देख के अगली पीढ़ी जो है, मतलब सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली की जो जनरेशन है वो उनको देख के प्रेरित हुई, और आज जो जनरेशन है वो उनको देख के प्रेरित हुई है। तो अगर आप ये बेसिस से निकाल दोगे कि जहाँ पे हम किसी अपने पूर्वजों के ऊपर प्राउड फील करें या उनसे सीख के हम कुछ आगे ले जाने की कोशिश करें, तो फिर एक दो जनरेशन में आपका पूरा बेसिस ही खत्म हो जाएगा, पूरी स्लेट क्लीन हो जाएगी। इसके लिए जितने भी हमारे राजा रानी जीते, लाइक आई नो अबाउट रिसेंटली, मुझे पता चलता अबाउट महाराणा प्रताप। उनकी कहानी हमेशा हमें सुनाई जाती है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी की लड़ाई हारे थे, बस महाराणा प्रताप मतलब हल्दी घाटी, वो चेतक लेके भाग गया था, यही सब जगह होती है। जबकि एक्चुअल रियलिटीज महाराणा प्रताप देवार की बैटल जीते थे, और दैट इज द रीजन मेवाड़ रीजन एक ऐसा रीजन है, वन ऑफ द रेयरेस्ट रीजन है जिस पे कभी हरा ध्वज नहीं लहराया। यस जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तब चित्तौड़ छोड़ के पूरा राज वो स्वतंत्र कर चुके थे, लेकिन बैटल ऑफ देवार हार्डली किसी को पता है। मतलब अगर हम देखने जाए हमारी रेजिस्टेंस जो है वो 636 से चली आ रही है। मतलब अगर आप किसी को पूछने जाए रैंडमली कि बैटल ऑफ नवसारी के बारे में किसी ने सुना है, तो शायद किसी ने सुना भी ना हो। बैटल ऑफ नवसारी में जो थे मतलब बैटल ऑफ थाना शुरू हुई थी 636 में, जहाँ पे सबसे पहला अरब इन्वेजन रिपेल हुआ। ओके उसके बाद 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम का जो इन्वेजन हुआ था, उसके पहले कम से कम 4 इन्वेजन ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। ओके लेकिन हमें सिखाया गया कि मोहम्मद बिन कासिम, और आज पाकिस्तान में पोर्ट कासिम है। राइट, इस कराची बंदरगाह का जो ऑफिशियल नेम है दैट इज पोर्ट कासिम, आई थिंक। राइट, इस ताकि हमारे पास कोई ऐसा रहे ही नहीं जिसे हम लुकअप करें और हम ये सोच अगेन। और ये 712 715 की मतलब जो है कैंपेन जो चली है, उसके बाद ये जो आगे बढ़े हैं भारत के अंदरूनी मतलब जो एरिया से वहाँ पे, तो 739 में बैटल ऑफ नवसारी हुई है, जहाँ पे उनको हार के वापस जाना पड़ा। पूरा एरिया जो है मतलब सिंध वगैरह है, वहाँ पे बाप्पा रावल है,
फिर ललितादित्य मुक्तपीड़ है, वहाँ पे काफ़ी सारा एरिया हमने वापस लिया था। जैसे आप मान लीजिए कि लगभग 10th सेंचुरी तक हिंदू राजा वहाँ पे, जैसे अफगानिस्तान के आज के जो एरिया है वहाँ पे 10th सेंचुरी तक हिंदू राजा ही थे। ओके, अच्छा। सो कमिंग बैक टू द टेम्पल डिस्ट्रक्शन वाली जो चीज़ थी, आपने फेज 1 बताया था, फिर उसके आगे आई थिंक और कुछ है तो। जी, उसमें 3 फेजेस है। जैसे फेज 1 मैंने अभी आपको जी। बता दिया। उसमें फेज 2 जो है उसके पहले एक थोड़ा हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे कहा जाता है कि जैसे मथुरा का केशव देव टेम्पल है, वो जब एक्चुअली जब खड़ा था वो आगरा से दिखता था, ऐसा कहा जाता है। वाओ, ओके, मतलब ऐसा रिकॉर्ड्स है, मतलब देखा नहीं है किसी ने क्योंकि अभी तो वो टूटा हुआ है, राइट। लेकिन उस जमाने में वो 7th फ्लोर बिल्डिंग थी तो वो शायद आगरा से दिखता भी होगा। इसीलिए वो देख देख के उनको रातों को नींद नहीं आती और तोड़ दिया जाता है। तो ये होता है कि आप अगर सपोज आज आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गया तो आप उसको फोर्स फिट नहीं कर सकते हिस्ट्री में। राइट। तो जैसे आप मथुरा का जो केशव देव टेम्पल है तो उसमें कई सारे बातें लिखी जाती हैं कि मथुरा के जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने छत्रपति शिवाजी के बेटे जो थे संभाजी महाराज, उनको अपने पास रखा था। अच्छा, तो शायद उसके लिए वो टेम्पल तोड़ा गया। लेकिन ये जो बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बेटे हैं वो वहाँ पे रहे, 1 साल लगभग वो वहाँ पे रहे और उसका एज अ पनिशमेंट वो टेम्पल तोड़ा गया है। क्या ये पीस ऑफ एविडेंस उस वक्त अवेलेबल था? तो उसका आंसर नहीं है। अच्छा, ये कंफर्मेशन बायस है कि जहाँ से आप देखते हो कि यार ये मर्डर हो, मतलब एक जैसे मर्डर है तो आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ढूंढते रहते हो रादर देन चेकिंग कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो अगर आप ये कहोगे कि मथुरा के ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने संभाजी महाराज को अपने यहाँ पे रखा था, इसकी वजह इसकी पनिशमेंट की वजह से ये टेम्पल तोड़ा गया, तो ये क्या पीस ऑफ एविडेंस उस वक्त अवेलेबल था? तो नहीं, क्योंकि ये जो कहानी है वो उस वक्त अंडर रैप से रखी गई थी। ये बात की जो रिसर्च हुई ये देखने के लिए कि छत्रपति शिवाजी किस रूट्स उन्होंने लिया होगा, अच्छा, वो भी अभी तक पूरी तरह गुत्थी सुलझी है नहीं। ओके, या फिर उसमें- छुपाई हुई है कहीं पे किसी। हाँ, उसमें भी काफी सारे रिकॉर्ड्स मिसिंग है, शायद प्रोबेबली हो सकता है सेफ्टी के लिए मिस किए हों। वो तो मुझे कम ही लगता है, खैर ठीक है। तो ये होता है कंफर्मेशन बायस कि आप टुकड़े जोड़ते जाओ कि हाँ ये डिस्ट्रक्शन हुआ है तो क्यों किया, ये एक रीजन हो सकता है। तो जैसे मैंने ये देखा है कि काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसमें भी ये कहा गया है कि छत्रपति शिवाजी ने वहाँ पे आके पूजा की थी, इसके लिए वो टेम्पल तोड़ा गया। लेकिन ये पीस ऑफ एविडेंस मिसिंग। उस वक्त अवेलेबल ही नहीं है किसी को। ओके, ये काफी खान लिख रहा है 1730 में, अच्छा, जबकि मंदिर ऑलरेडी टूट चुका है ना। तो ये मतलब आप टुकड़े जो मतलब कड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हो, राइट, बाद में जो आपको पीसेस मिल रहे हैं उसको ढूंढ के। ओके, ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकंड फेज की तरफ जो राजपूताना में हुआ। तो नंबर 1 ये होता है कि जो क्राउन लैंड जिसे खालसा कहा जाता है, मतलब जहाँ पे डायरेक्टली जो किंग है उस लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक, उसके जो अपॉइंटेड गवर्नर्स हैं उसके हिसाब से। ओके, भारत के कई हिस्से हैं जहाँ पे हिंदू राजा ऑलरेडी अपने किंगडम्स रूल कर रहे हैं, लेकिन उनका अलीजियंस उन्होंने मुगलों को दिया है। ओके, तो उसमें क्या है कि वो गवर्नर अपॉइंट नहीं करता, वो उन राजाओं के थ्रू ही रूल कर रहा है। ओके, राइट, तो वो लैंड्स खाली सा कराया क्राउन लैंड्स उसको नहीं कहा जाता, वो पर्टिकुलर वो किंगडम है ओके, जो उनके मतलब अंडर आता है, मुगल ओवरऑल इसके अथॉरिटी के अंडर। राइट, तो अगर आपको राज्य में जाना है तो रेजिस्टेंस तो होगा, क्योंकि मंदिर तोड़ना है, हिंदू राज्य है तो शायद रेजिस्टेंस भी होगा। तो एक ये थियरी भी कही गई थी कि जो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जिन्होंने औरंगजेब को दिया है उनके मंदिर भी तोड़े गए। ओके, तो इसके लिए एग्जाम्पल ये दिया जाता है कि 1679 में मारवाड़ और मेवाड़ इन दोनों ने कॉम्बिनेशन किया, हाथ मिलाया, क्योंकि जो महाराजा जसवंत सिंह के बेटे अजीत सिंह, जिनका जो हक था जो औरंगजेब ने उनको नहीं दिया, ओके, उनको राजा बनाना चाहिए था, उनको नहीं किया। तो उस वक्त जो लड़ाई हुई उसमें मेवाड़ और मारवाड़ के मंदिर तोड़ दिए गए। ये एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि सेम कैंपेन में आमेर के भी 66 मंदिर टूटे हैं। 66 मंदिर,
तो अगर पॉलिटिकल रीजन था तो फिर पॉलिटिकल रीजन अगर होता तो आमिर तो उस पे नहीं उतरा है बगावत पे सो कॉल्ड, Right. तो उसके मंदिर 66 क्यों टूटे? तो बेसिकली मंदिर तोड़ना ही पर्पस था, क्योंकि रीजंस हम सब जानते हैं। यस। तो उसके बाद और इंटरेस्टिंग कहानी ये भी है कि कोटा का एक जो किंग था उस वक्त का, उसका एक लेटर इस बुक में मैंने दिया है। ओके कोटा का किंग उस वक्त डेप्यूट था दक्षिण में, मतलब महाराष्ट्र में, ओके लेकिन वो मॉनिटर कर रहा है कि उसके किंगडम में क्या हो रहा है। तो जैसे ही उसको खबर मिलती है कि औरंगजेब अभी राजपूताना से निकल के दक्षिण की तरफ आने वाला है, राइट ओके वो अपने अधिकारियों को एक चिट्ठी लिखता है हाँ कि जितने भी मंदिर है, हाँ जितने भी विग्रह है, जो मूर्ति मतलब कहते हैं लेकिन एक्चुअली वो विग्रह है, सही शब्द उसका, तो जितने भी विग्रह हैं उनको छिपा दीजिए और ये कंप्लीट सीक्रेसी में ये काम होना चाहिए। मतलब एक राजा जो मुगलों के लिए लड़ रहा है, लेकिन उसको भी ये भरोसा नहीं है कि ये मेरे राज्य के मंदिर टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, तो वो पहले ही अपने लोगों को चिट्ठी लिखता है कि भाई जितने भी विग्रह हैं उनको एक पर्टिकुलर सेफ जगह पे ले जाके उनको छुपाया जाए। और यहाँ पे लोगों का कहना है कि नहीं, हम लोग तो औरंगजेब को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो उसके नीचे मतलब उसके अंडर जो काम करते हैं, उसके लिए जो काम करते हैं, उससे भी हम लोग उसको बढ़िया जानते हैं। ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि जो चीज़ हम बिकॉज हम सेक्युलर कंट्री है ओपनली नहीं बोलते हैं, वो उस टाइम पे सब लोग जानते थे भाई मूर्ति पूजकों से प्रॉब्लम है, इसलिए मूर्तियां तोड़ दो और उनके मंदिर भी तोड़ दो। ये एक क्लियर फंडा था, जहाँ जो रास्ते में मंदिर आए उसको तोड़ दो। सो रास्ते में मंदिर आए से मुझे जस्ट रिमाइंड्स मी कि प्लेसेस के जो नेम्स हैं वो बहुत सारे चेंज किए गए थे, और उसकी वजह से आज जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो हमारी हिस्ट्री या जो हमारे पुराण है जितने भी, उनमें जो नाम मेंशन है वो मिलते नहीं है, क्योंकि इन्वेडर्स ने नाम चेंज कर दिए। ये क्या पूरी चीज़ थी एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि हम वापस अपने नाम सही करें? जी, इसमें एक थर्ड फेज में पहले कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं प्लेसेस रीनेम पे एक अलग से बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो इसका जो थर्ड फेज है ये दक्षिण में आने के बाद शुरू हुआ। ओके तो उसमें औरंगजेब जब दक्षिण की तरफ आ रहा है तो उसका एक ऑर्डर है, रिटन ऑर्डर है कि रास्ते में जितने मंदिर हैं उन सब तोड़ दिए जाए। लेकिन ये क्यों नहीं टूटे उसका भी अलग रीजन है। अच्छा ओके क्योंकि उसका जो तो मतलब उसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही बनाया था, और उसका जो इंचार्ज है वो औरंगजेब को एक चिट्ठी लिखता है कि आपका कहना सही है कि मंदिर ये तोड़ने चाहिए, लेकिन अगर मैं ये काम शुरू करूं तो इसका जो कन्वर्जन होगा मॉस्क में, तो उसके लिए भी पैसा लगेगा, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि जिस रूट से हम लोग जा रहे हैं दक्षिण की तरफ, यहाँ पे नंबर ऑफ मुस्लिम्स कम है। ओके तो जो अगर हमने इतनी मेहनत की मंदिर तोड़ दिया, उसकी जगह पे मॉस्क खड़ी करेंगे कि नहीं, वो यूज़ नहीं होगी, डिसरिपेयर हो जाएगी, तो उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास पैसे की अभी कमी है। तो क्या हम प्रोसीड करें या ना करें, ये क्वेश्चन है। तो वो ये लिखता है क्लियरली कि मंदिर तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, तो आराम से तोड़ते रहना। यानी दिस प्रूव्स कि मंदिरों को तोड़कर उन पर मॉस्क बनाए गए थे। यस। और ये चल रहा है कब तक? जैसे मैंने कहा कि औरंगजेब का जब उन्होंने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में संभाली, तो उस वक्त सोमनाथ मंदिर ऑलरेडी तोड़ दिया गया था, मतलब 1658 से लेके 1665 के बीच में। एग्जैक्ट डेट मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन 1702 में ऐसा हुआ कि वहाँ पे एक मंदिर वापस बना दिया गया, वहाँ पे वापस पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। राइट तो गुजरात का जो गवर्नर है आजम, उसको कंप्लेंट चली गई कि यहाँ पे मुझे वापस पूजा शुरू कर दी है, और औरंगजेब उसको चिट्ठी लिखता है कि जाके कंफर्म करो कि यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी है क्या, और अगर हुई है तो मंदिर को इस तरह तोड़ा जाए कि निस्तो नाबूद ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो उसमें इसका मतलब ये है कि लोगों को ये समझ में ही नहीं आना चाहिए कि ना पहले कभी था ना आगे कभी होगा। ओके ये सोमनाथ की ये कहानी है। विठल मंदिर पंढरपुर का, राइट ये 1705 में गिराया गया है, और वहाँ पे मतलब 1705 तक उसका यही चल रहा है। 1706 कैंपेन चल रहा है वाकिन खड़ा का, वहाँ पे भी जाकर किले पे वो मंदिर तोड़ता है।
तो एक अजीब से मतलब मैं वापस थोड़ा पीछे जाता हूँ, जैसे मैंने कहा था कि पॉलिटिकल रेजिस्टेंस की बात है, तो जैसे बीजापुर का कैंपेन चला, आदिल शाही वहाँ पे रूल कर रही है, तो जब बीजापुर वो कॉन्कर कर लेता है औरंगजेब, तो जाके वहाँ के मस्जिद में 2 बार नमाज पढ़ता है। अच्छा, तो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस तो उसने भी दिया होगा ना, जब बीजापुर किंगडम अलाइव है तो कुछ तो उन्होंने रेजिस्ट जो किया है, तो अगर वो क्यों नहीं तोड़ा गया। लेकिन जैसे ही मराठों की किले वो कॉन्कर करने लगता है, तो तुरंत उसके ऊपर जो मंदिर है वो भी टूटने लगते हैं। So that is the actual temple destruction history of Aurangzeb. Yes. So coming to another thing, जो हमने पहले डिस्कस करी थी एक बार, कि नेम चेंज ऑफ प्लेसेस जो है ये कितना हुआ औरंगजेब के टाइम, और अब हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू ब्रिंग देम बैक टू द ओरिजिनल नेम्स। एक नाम के पीछे कई सारी कहानियां होती है कि एक पर्टिकुलर प्लेस को वो नाम क्यों पड़ा या उसका सिग्निफिकेंस क्या है। आप अगर उसको कम्प्लीटली इरेज कर दो तो आप उसकी पूरी हिस्ट्री मिटा रहे हो। राइट, राइट, सही बात है। जैसे अगर मान लीजिए मथुरा का नाम बदल के इस्लामाबाद रखा गया था, लेकिन हम मथुरा में जो हम फील करते हैं वो इस्लामाबाद में तो वो डेफिनेटली फील नहीं होगा ना। जैसे काशी का भी नाम बदला जा चुका है। मतलब मैंने अपने बुक में कम से कम 100 प्लेसेस की लिस्ट दी है जहाँ पे नाम, जरूरी नहीं कि औरंगजेब के जमाने ही बदले हो, लेकिन ये नाम उस मतलब टोटल इस इन्वेजन्स के बाद में बदले जा चुके हैं। करेक्ट, ओके, मतलब इन्वेडर्स के द्वारा ही बदले गए। Yes. राइट, राइट। क्योंकि मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो नैरेटिव सेट किया गया वो ये था कि दिल्ली का नाम दिल्ली किसी राजा धीलू ने रखा था इंद्रप्रस्थ से चेंज करके, जबकि डॉक्यूमेंट से क्लियरली बोलते हैं कि जब मुगल आए भारत तो उनको लगा दिल्ली पहुंचकर कि हमने पूरा भारत कॉन्कर कर लिया है, इसलिए वो उस जगह को दहलीज बोलने लगे और दहलीज से वो नाम दिल्ली पड़ा। बट एज यूजुअल जो नैरेटिव पॉलिश करके लगाया गया वो कोई राजा धीलू कहीं से आ गया, कोई राजा धीलू दिल्ली नाम क्यों रखेंगे, कुछ पता नहीं है इसका। नहीं, इसका तो अलग मतलब बिल्कुल ही अलग चीज है कि एक नाम अगर आप इरेज जैसे मैंने कहा कि आप नाम इरेज कर दो तो उसके पीछे की सारी हिस्ट्री, आप पूरी पहचान आप इरेज कर रहे हो। और फिर जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे वो हिस्ट्री तो कहेंगे भाई ये तो कहीं है ही नहीं, माइथोलॉजी पढ़ा रहे हो, पढ़ा रहे हो। मतलब जैसे आप अभी नाम ले लीजिए कि प्रयागराज जैसे नाम है, इसका नाम हमने रिवर्ट करी है, ये अलग चीज है। हम नाम बदल नहीं रहे, हम जो ओरिजिनल नाम था उसे ही वापस ला रहे हैं। राइट, एग्जैक्टली। जो नाम चेंज हुआ है वो तो हो चुका है, हम तो हाँ नाम चेंज तो किसी और नहीं कहता, हम तो रिवर्ट कर रहे हैं। जैसे अब मान लीजिए कि कोई भी देश है जिसको अब सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो, वो अपने इन्वेडर्स के नाम जो दिए हैं वो कभी नहीं रखेगा। राइट, करेक्ट। मतलब आप एक ये दिखा दीजिए, जैसे आप मान लीजिए जैसे जर्मनी या ऑस्ट्रिया में अगर आप जाओगे और ढूंढने लगोगे कि ये हिटलर प्लाट्स कहाँ है, हिटलर स्ट्रासे है कि नहीं, गोरिंग स्ट्रासे है कि नहीं, मतलब स्ट्रास मतलब वो स्ट्रीट का नाम, करेक्ट, तो आपको वो नहीं दिखेगी वहां पे। एग्जैक्टली। या फिर आप अमेरिका चले जाओ तो आपको किंग जॉर्ज 3 स्ट्रीट नहीं दिखेगी, जो उस वक्त का नरसंग इंग्लैंड का जो किंग था जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन चल रही थी, उसका जो पुतला है वो एक्चुअली उन्होंने गला के उससे बुलेट्स बनाई है अपने सैनिकों को लड़ने के लिए। ओके, ओके। तो वहां तक ये लोग चले गए हैं, हमने तो सिर्फ नाम चेंज किया है और वो भी प्रॉपर लीगल तरीके से चेंज किया है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बहुत कुछ बदलना है अभी तो। ओके, सो आई थिंक काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो चुका है हमारा। टेल अस वेयर कैन वी बाय दिस बुक, इट इज़ औरंगजेब, एंड कहाँ हम खरीद सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं? इसको अगर आपको खरीदना है तो इसकी किंडल वर्जन अवेलेबल है। ओके, आप अमेजोन पे भी खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी खरीद सकते हैं। ग्रेट, ऑल द बेस्ट फॉर द बुक एंड ऑल द बेस्ट आपके सारे फ्यूचर के जितने भी असाइनमेंट्स आप करने वाले हैं। हिस्ट्री के अंदर से बहुत कुछ आप और निकाल के लाने वाले हैं, आई एम श्योर, टू बिल्ड द राइट नैरेटिव, द ट्रू नैरेटिव। और वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर इंटरेक्टिंग विद मूव्स ऑफ भारत। आई होप आपको मज़ा आया हो हमसे बातें करके। डेफिनेटली, बहुत ग्रेट, थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते। सो दैट वाज सौरभ लोहगांवकर जी टॉकिंग अबाउट हिज बुक औरंगजेब। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट रिलीज हो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूव्स ऑफ भारत। कीप वॉचिंग मूव्स ऑफ भारत। नमस्ते।